Good morning, friends. In this video, we will study one poem, that is The Soldier by Rupert Brooke. The Soldier by Rupert Brooke. Rupert, but we will pronounce it as Rupert. T is silent. Okay. The Soldier. Soldier means सिपाही. वह सिपाही जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा बहाल है और वहाँ से सैलरी मिलती है और उसके बाद वो देश के लिए लड़ता है. दैट इज कॉल्ड द सोल्जर. सोल्जर सिपाही बाय रूपर ब्रूक. सो क्वाइट नेचुरल व्हेन इट इज रिटन बाय अ सोल्जर, सो इट विल बी अबाउट पेट्रियोटिज्म. सो दिस पोएम इज कॉल्ड पेट्रियोटिक पोएम द सोल्जर बाय रूपर ब्रूक. रूपर ब्रूक was born in 1887 and died in 1915. Was born in a well-to-do academic family. Well-to-do academic family का मतलब है कि अच्छे पढ़े लिखे परिवार में, सुसंस्कृत परिवार में, शिक्षित परिवार में. well-to-do academic family. His father was a house master at rugby school. उनके पिताजी हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल में. where रूपर was educated before going to किंग्स कॉलेज. जहाँ पर रूपर की शिक्षा दीक्षा हुई, उसके बाद वो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में गए. W.B. Yeats, विलियम बटलर ईट्स. W.B. Yeats का पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स. सो W.B. Yeats द फेमस पोएट, महान कवि, प्रसिद्ध कवि W.B. Yeats ने W.B. Yeats, the famous poet, described him as the handsomest young man in England. फेमस कवि W.B. Yeats ने उनको डिस्क्राइब किया था ये इंग्लैंड के सबसे खूबसूरत नौजवान के रूप में. He assumed a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior. उन्होंने एक सांकेतिक रोल क्रिएट कर दिया नौजवानों के लिए. एक खूबसूरत नौजवान योद्धा की एक भूमिका उन्होंने निर्धारित कर दी, जो एक सिंबॉलिक बन गया पेट्रियोटिक लोगों के लिए, देश प्रेमी लोगों के लिए. उन्होंने एक भूमिका का निर्धारण कर दिया, मतलब एक कैरेक्टर के रूप में वे स्थापित हो गए. तो मिथ हो गए, मिथिकल हो गए, मतलब कहावत बन गए वो. Warrior. He died of septicemia. Septicemia is a disease. इससे उनकी इस बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई. So he died of septicemia on April 23rd, 1915. ये 23 अप्रैल 1915 को उनकी मृत्यु हो गई सेप्टिकेमिया नामक बीमारी से, ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनस इन द एजियन में, आइलैंड ऑफ लेमनस में उनकी मृत्यु हुई. कब? ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गवीपोली से लौटते समय, गवीपोली के वार में वहाँ से आते समय उनके आइलैंड ऑफ लेमनस में जो एजियन में है वहाँ उनकी मृत्यु हो गई. वो डेट था अप्रैल 23rd, 1915. ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट. ब्रूक को वार पोएट के रूप में रिमेंबर किया जाता है, लोग उनको याद करते हैं. हु इंस्पायर्ड पेट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार. जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों में एक वार पोएट के रूप में देश प्रेम की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को इंस्पायर किया लोगों में. इट इज क्वाइट नेचुरल व्हेन ए कंट्री इज इन वार, then the poets will write patriotic poems to inspire the people to fight for their country. देश के लिए लड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना कवियों का कार्य है, जब कभी भी उनका देश युद्ध की स्थिति में होता है तो. His reputation chiefly rests on 5 war sonnets, of which The Soldier is undoubtedly the best and the most anthologized. ये The Soldier एक सोनेट है. उन्होंने जनरली ही रोट 5 सॉनेट्स, 5 सॉनेट्स उनके हैं जो वार पोएम हैं और वो बहुत फेमस हुए. द सोल्जर इज द बेस्ट अमॉन्ग देम. उन्होंने 5 सॉनेट लिखा जिसमें सोल्जर सबसे बेस्ट है, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है.
तो सोनेट का मतलब क्या है? फर्स्ट वी विल ट्राई हियर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सोनेट। तो सोनेट के विषय में आपको याद रखना है कि इट इज ए टाइप ऑफ पोएम। सोनेट के विषय में पहली बात मैंने क्या बताया? इट इज ए टाइप ऑफ पोएम। सोनेट क्या है? तो टाइप है किसका? तो पोएम का। जैसे बैलेड होता है उस तरह से सोनेट भी एक टाइप है पोएम लिखने का। तो सोनेट इज ए टाइप ऑफ पोएम। नंबर 2, इट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। ये 14 लाइन की कविता होती है, ठीक है। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट डील्स विथ ए सिंगल मूड ऑफ द पोएट। इसमें पोएट का एक ही तरह का मूड रहता है। मरने की बात करेगा तो मरने की बात करेगा, जीने की बात करेगा तो जीने की बात करेगा, लव पोएम होगा तो लव पोएम होगा। मतलब सोनेट डील्स विथ ए सिंगल मूड, उसमें एक ही तरह के मूड का एक्सप्रेशन रहता है। सो सोनेट इज ए टाइप ऑफ पोएम। सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट डील्स विथ ए सिंगल मूड, SINGLE, सिंगल मूड ऑफ द पोएट। एंड आफ्टर दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स। सोनेट्स आपको 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रिटिश और इंग्लिश, और दूसरा होता है इटालियन और पेट्रार्कन, PETRACHON, पेट्रार्कन। तो पेट्रार्कन सोनेट और इंग्लिश सोनेट 2 हुए। तो ये जो सोनेट आपका है पढ़ने के लिए, ये आपका है पेट्रार्कन सोनेट। इसमें आपको पहली पंक्ति मिलेगी, पहला स्टेंजा मिलेगा 8 लाइन का, उसको बोलते हैं ऑक्टेव है। इस पोएम में आप देखेंगे तो पहला आपको मिलेगा ये 8 लाइन का, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, और एक उस पेज पर है बाद वाले पर, तो ये आपको हो गया 8। ये लेकर के 8 है, यहाँ तक ये आपको 8 है। तो इसको बोलेंगे ऑक्टेव, OCTAVE, ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब ऑफ 8 लाइन्स, 8 लाइन्स। तो 8 लाइन्स इज इक्वल टू ऑक्टेव। 8 लाइन का स्टेंजा उसको बोले ऑक्टेव, और जब 6 लाइन का होगा उसको बोलते हैं सेस्टेट, SESTET, सेस्टेट। सेस्टेट माने 6 लाइन। 6 लाइन का जो स्टेंजा होगा, पोएम में स्टेंजा हुआ, तो स्टेंजा जो 8 लाइन का होगा उसको बोलेंगे ऑक्टेव, और 6 लाइन वाले को बोलेंगे सेस्टेट, SESTET। तो इस पोएम में आपको 2 स्टेंजा मिलेंगे। देयर आर 2 स्टेंजाज इन दिस पोएम, वन इज कॉल्ड ऑक्टेव एंड अदर इज कॉल्ड सेस्टेट, ठीक। तो ये दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो 6 लाइन और 8 लाइन, या 8 लाइन और 6 लाइन इसमें है। ये पेट्रार्कन सोनेट है। ये 14 लाइन की कविता है, 14 लाइन्स, और इट इज ए टाइप ऑफ पोएम, सो इट इज सोनेट। तो ये दिस पोएट हैज ए कंपोज्ड 5 sonnets, and this sonnet soldier is the best of all of them, the best of them. Okay, so now once again we will come here. Why do countries go to war? Countries go to war. Have you ever thought why do countries go to war? कंट्री, कोई देश युद्ध क्यों लड़ता है? क्या आपने कभी सोचा है इसको? आर द सोल्जर्स हैप्पी अबाउट इट? क्या उसमें जो लड़ने जाते हैं सोल्जर्स, ऑल आर हैप्पी? क्या सभी खुश होते हैं? द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। यू शुड प्रिपेयर ए नोट अबाउट द रोल ऑफ इंडियन आर्मी। भारतीय सेना की भूमिका के विषय में नोट तैयार करें, इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। सो दिस इज एक्स्ट्रा वर्क फॉर यू, यू विल डू दिस। सोचिए कि व्हाट इज द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के विकास में भारतीय सेना की क्या भूमिका है, इस पर एक नोट तैयार करें तो आपको इस पोएम समझना और आसान हो जाएगा। नाउ वी विल स्टडी द पोएम लाइन बाय लाइन। द सोल्जर, सिपाही। सिपाही कहाँ का है? तो इंग्लैंड का है। वह अपने देश प्रेम की कविता हमें सुनाने वाला है। दिस इज ए सोनेट, मीन्स ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। इट इज अबाउट ए सोल्जर। द सोल्जर बिलोंग्स टू इंग्लैंड। इंग्लैंड का सिपाही है।
जाहिर है कि वो अपने देश की बड़ाई करेगा। जो भी पेट्रियोटिक स्टोरी होती है या कविताएं होती हैं, दे एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ देयर कंट्री। वो अपने देश को दुनिया का सबसे खूबसूरत देश मानते हैं और उसके लिए मरने मिटने की कस्में खाते हैं। सिपाही अपने देश के लिए, देश प्रेम के लिए अपनी कुर्बानी देने की बात करेगा, क्योंकि उसका देश बहुत खूबसूरत है, दुनिया का सबसे बेहतर देश है। तो ये देखते हैं पोएम में। इफ आई शुड डाई इफ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। अगर मैं मर जाऊं, अगर मुझे मरना पड़ा, या अगर मैं मरना चाहूं, इफ आई शुड डाई, अगर मुझे मरना चाहिए, अगर मुझे मरना पड़ा, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, तो मेरे विषय में सिर्फ इतना सोचना, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि जहाँ मैं मरूं, विदेश में भी अगर मरूं, तो उस फॉरेन फील्ड में भी, उस विदेशी भूमि पर भी, और अपने देश में मरूं तो कोई बात ही नहीं है, अगर मैं विदेश में भी मरूं तो वहाँ जो भूमि होगी, दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वह भूमि इंग्लैंड का हो जाए। जहाँ मैं मरूं वह जमीन हमेशा हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाए। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ ए रिचर डस्ट कंसील्ड। उस डस्ट में, वहाँ जहाँ जिस वार भूमि में मेरी मृत्यु होगी, वहाँ जो धूल होगी, उस धूल में मैं भी एक धूल बन के मिल जाऊंगा, और मेरे वहाँ उस धूल में मिल जाने से वह धूल और ज़्यादा रिचर हो जाएगी। रिच मतलब अमीर, और मेरे धूल में मिल जाने से वह दैट विल बी रिचर, वह और ज़्यादा अमीर हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच, वहाँ जो कॉर्नर में, जो वहाँ जो धूल है मैदान में, वह तो है ही, दुनिया के की कोई भी धरती रिच ही होती है, कोई भी धरती खराब होती है ऐसा नहीं है, दैट इज ऑलरेडी रिच, बट दैट विल बी रिचर, वह और ज़्यादा रिचर हो जाएगी, रिच से रिचर हो जाएगी। डस्ट कंसील्ड, और मैं धूल के रूप में उसमें मिल जाऊंगा, छुप जाऊंगा। ए डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, वह कौन सा डस्ट होगा, मेरे शरीर का जो डस्ट होगा, मैं जो मर के उसमें मिट जाऊंगा, मिल जाऊंगा, वह डस्ट बन जाऊंगा मैं, तो वह डस्ट, धूल, हुम इंग्लैंड बोर्ड, जिसको इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप दिया, आकार दिया, मेड अवेयर, जिसको जागरूक बनाया, गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव लव, जिसको कभी फूल इंग्लैंड ने दिया, इंग्लैंड के खिले फूल मिले जिसको प्यार करने को, हर वेज टू रोम, वह जहाँ की राहों में भटका, घूमा, जिन सड़कों पर वह घूमा। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, इंग्लैंड का वह उसका शरीर, ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, जो इंग्लिश हवा को सांस में लेता था, वह विदेश की धरती पर मिट जाएगा, तब भी इंग्लैंड को भूल नहीं पाएगा। ये कहना है उसका, सब कुछ रोम रोम इंग्लैंड का है। देन द नेक्स्ट स्टेंजा, ये ऑक्टेव फिनिश हुआ, अब इससे स्टेट देख, ये ऑक्टेव का अंतिम लाइन बाकी है। सो वास्ट बाय द रिवर्स, जहाँ इंग्लैंड की नदियों ने उसे धोया, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, इंग्लैंड के सूरज ने उसे आशीर्वाद दिया, उसे शाइन कराया, एंड उसे ऊर्जा दी, ब्लेस्ड। एंड आफ्टर दैट दिस सेस्टेड, ये 6 लाइन वाला अब, एंड थिंक दिस हार्ट ऑल एविल शेड अवे, और तब मेरे दिल की सारी बुराई नष्ट हो गई। जब बड़ी ही नहीं है तो कोई बुराई भी नहीं होगी। मैं इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का हूँ, मेरा दिल अब साफ हो गया, मैं मरने जा रहा हूँ, अगर मरूंगा तो स्थिति मेरी ऐसी होगी। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, और मैं भी इटर्नल माइंड में सेट हो गया, मर जाऊंगा तो मैं भी शाश्वत दिमाग जो होगा, शाश्वत अस्थाई बातें जो होती हैं दुनिया में, जैसे अस्थाई बातें क्या होती हैं, इटर्नल माइंड, वो पीस की माइंड होती हैं। मैं भी अब पीस की बात करूंगा। जो युद्ध किया जीवन भर, अब मर रहा हूँ शांति के लिए। इंग्लैंड ने कभी भी युद्ध के लिए नहीं किया, इंग्लैंड ने युद्ध किया शांति के लिए। सो नाउ आई एम द पल्स
आई एम द पल्स, मैं अब धड़कन बन गया हूँ। पल्स मतलब धड़कन, किस बात का? तो इन द इटर्नल माइंड, शाश्वत जो दिमाग, शाश्वत जो बातें हैं, मैं भी उसका हिस्सा बन गया। नो लेस, बिल्कुल भी कम नहीं उससे। गिव सम वेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन, मैं इंग्लैंड ने जो थॉट दिया मुझे, मैं उसको वापस करना चाहता हूँ। शांति की भाषा बोलना चाहता हूँ। हर साइट्स साउंड्स, इंग्लैंड के दृश्यों ने, सीनरीज ने, साउंड्स ने, ड्रीम सपनों ने, हैप्पी एज हर डे, जब इंग्लैंड खुशहाल है तो। एंड लाफ्टर लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, वहाँ के दोस्तों ने मुझे हंसना सिखाया। एंड जेंटिलनेस, और सभ्यता सिखाई, भद्रता सिखाई। इन हार्ट्स एट पीस, मेरे दिल में अब शांति होगी। अंडर एन इंग्लिश हेवन, मैं मरूंगा तो समझूंगा कि वहाँ भी इंग्लिश स्वर्ग होगा, इंग्लिश हेवन ही होगा। तो मतलब द पोएट, द हार्ट ऑफ द पोएट इज फुल ऑफ लव फॉर इंग्लैंड। वह मरेगा विदेश में भी तो वह धरती भी इंग्लैंड की हो जाएगी। उसके मरने से दुनिया में शांति होगी और इंग्लिश हवा होगी। जहाँ कहीं भी वह मरेगा, इंग्लैंड का रोम रोम उसका है। उसका रोम रोम इंग्लैंड का है। उसके दोस्त, उसके उसकी अच्छाई, उसके सपने, उसका सीन, उसकी आवाज़, इंग्लैंड की हर शिक्षा उसमें प्रतिध्वनित होती है। वह विदेश की धूल में भी अगर मिट गया तो वह धूल भी महान हो जाएगी, क्योंकि वह इंग्लैंड का सिपाही है। तो इस प्रकार से वो इंग्लैंड को कभी भूल नहीं पाएगा। सो द सोल्जर इज लविंग हिज कंट्री इंग्लैंड इन दिस पोएम and saying that he is the symbol of England. He carries on all the good qualities of England. He is made of England. He is the symbol of England, and wherever he will die, surely he will be the part of the dust of that country. But with his dead body, that country where he will die will become richer, because he is the soldier of the the greatest country of the world, that is England. Okay, so this is the poem, this is the sonnet. अब इस sonnet, इसमें याद रखना है कि sonnet क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए कि व्हाट इज sonnet। तो sonnet इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स। एक और है, इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जो सोनेट पर ही बनाएंगे स्पेशली, तो इसको आप देखते रहिए। इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ आज ही किसी समय आप अपलोड कर दूँ सोनेट पर एक स्पेशल वीडियो बना करके, कि सोनेट के संबंध में क्वेश्चन आ जाए तो पूरा आप लिख दें। तो आज एक सोनेट पर मेरा वीडियो आपकी सेवा में आएगा, आप उसको देखते रहेंगे। आज कोशिश करूँगा कि आज मैं किसी समय तक अपलोड कर दूँ। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आंसर इसका देखते हैं। The speaker of the poem is a soldier. He is a French soldier. Read the following sentences and write T for true and F for false statement. True, false. The speaker of the poem is a soldier. Quite true. Yes, true. He is a French soldier. No, false. वो इंग्लिश सोल्जर है। तो द सोल्जर इज वेरी सैड। नो, नो सैड, सैड नहीं है ये। दिस इज फॉल्स, ये भी फॉल्स आपको। एफ। ही प्रेजेज इंग्लैंड। क्वाइट ट्रू। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स। नो, ही टॉक्स अबाउट हिज कंट्री। फ्रेंड की बात भी किया, लेकिन वो मेजर पार्ट है कंट्री, वो अपने देश के विषय में बात किया। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड्स। इट इज ए लव पोएम। नो, फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स। द पोएट इज डिपेक्टिंग द मेजरीज ऑफ वार। No, false. The poet expresses the indebtedness to England. Yes, true. The poem is a sonnet. Yes, true. So this is the speaker afraid of death? No, the speaker is not afraid of death. वह मौत से डरा हुआ नहीं है। Is the speaker afraid of death? No, the speaker is not afraid of death. If at all he dies in the battle,
how would he like to be remembered? If at all he dies in the battle, he would like to be remembered as an English soldier. वह इंग्लिश सोल्जर के रूप में याद करना माना जाएगा लवर ऑफ पीस. हाउ कैन सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड बी फॉर एवर इंग्लैंड? When he would die, then England would win. And if England would win, then that country would be covered by English power. So some corner of a foreign land field will become English because his dead body would be there. He would die there, so that land would belong to England. In that rich earth, a richer dust concealed. What does dust stand for here? Here, the dust stands for his dead body. Whenever he would die in a foreign country, then the whole earth is a rich one. But whenever he would die there, his body would make that part of the earth richer because he belonged to इंग्लैंड. वो इंग्लैंड का है, इसलिए जब वो मरेगा तो इंग्लैंड जैसे महान देश का सिपाही है, जहाँ भी मरेगा वह धरती महान हो जाएगी बिकॉज ही बिलोंग्ड टू इंग्लैंड. What is meant by the praise? A pulse in the eternal mind. After death, he would secure the peace of the earth. So, the eternal mind is the need of peace, and so he would be the part of that pulse, that life activity, that life force of the eternal mind. Eternal mind शाश्वत जो विचार है शांति का, वह उसका एक पार्ट हो जाएगा, एक पल्स हो जाएगा, एक धड़कन वह भी हो जाएगा when he would die. After that, this is here. After that, very soon I would make a new video also today on this poem about sonnet. So I hope that you will see that also. Thank you for viewing.